पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार नागरिक शास्त्र के अंतर्गत पाठ्यक्रम के महत्व की समीक्षा की गई थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने ये करिकुलम और सिलेबस के बीच में अंतर बताया था कि करिकुलम क्या होता है और सिलेबस क्या होता है। अब इसी को ही आगे कंटिन्यू करते हुए हम जो आज नया टॉपिक ले रहे हैं वो है पाठ्यक्रम निर्माण के आधार, बेस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। तो पाठ्यक्रम निर्माण के आधार कौन-कौन से हैं, कौन-कौन से होने चाहिए जिससे पाठ्यक्रम अपना एक बेस तैयार कर सके। वो जो बेस है वो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स दोनों को लेकर के चलता है। यानी उसके अंदर उद्देश्य भी आधारित है और उसकी विशिष्ट उपयोग और विशिष्ट पैमाने उसके अंदर समाहित होते हैं। तो हम पाठ्यक्रम का निर्माण किस आधार पर कर रहे हैं। तो पाठ्यक्रम का निर्माण समाज, देश, काल व परिस्थिति की मांग के अनुसार किया जाता है। समाज व देश की मांग समय के अनुरूप बदलती रहती है और बदलती परिस्थितियों के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण भी बदलता रहता है। उसमें जो मूल उद्देश्य जो पहले थे, अब वो जैसे-जैसे समाज में नए-नए पैमाने आते जाते हैं, नए-नए नियम और तरीके आते हैं, उसी प्रकार पाठ्यक्रम में भी चेंजेस होना यानी उसमें बदलाव होना निहित होता है। तो पाठ्यक्रम शिक्षा व मूल उद्देश्य व बालक के सर्वांगीण उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। नागरिक शास्त्र विषय के पाठ्यक्रम निर्माण के आधार को हम लोग कई भागों में विशिष्ट रूप से समझा सकते हैं। सबसे पहला जो भाग है वो है दार्शनिक आधार। दार्शनिक आधार यानी पहले जो पाठ्यक्रम होता था वो पावो, ब्लास्टर और कीरो के पाठ्यक्रम के आधार पर होता था कि उन्होंने किस प्रकार का पाठ्यक्रम दिया था। उसके बाद धीरे-धीरे चेंज होता गया, प्लेटो के पाठ्यक्रम को ज़्यादा महत्व दिया गया। चेंज होते-होते फिर माध्यमिक स्तर आने लग गया, कोठारी आयोग आने लग गया, शिक्षा की नई नीति के अंतर्गत पाठ्यक्रम बनने लगे। तो ये अलग-अलग पाठ्यक्रम के निहित थे। तो पाठ्यक्रम में वादों का यानी जो हमारे पेडागॉजीज़ हैं या हमारे सब्जेक्ट्स हैं, उसका क्या असर होता है, वो हमें इसमें देखना है। तो सबसे पहले जो हमारा मूल बिंदु जहाँ से पाठ्यक्रम का शुरुआत हुआ है, उसको हम दार्शनिक आधार के द्वारा समझेंगे। पाठ्यक्रम निर्माण का प्रमुख जो आधार था, वो दर्शन होता था पहले। प्रत्येक दार्शनिक विचारधाराएँ पाठ्यक्रम को प्रभावित करती थी। शिक्षा के क्षेत्र में भी विभिन्न दार्शनिक विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ है और इनमें मुख्यलिखित बहुत सारे दार्शनिक आधार हैं, परंतु हम 4 ही दार्शनिक आधार को लेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं आदर्शवाद, उसके बाद हम स्टडी करेंगे प्रकृतिवाद, फिर प्रयोजनवाद और यथार्थवादी। चारों जो वाद हैं, वो अपने आप में अलग हैं और चारों का जो पाठ्यक्रम का नींव रखा गया है, वो अलग है। सबने अपने-अपने विचारों को इसमें प्रस्तुत किया है, तो किस प्रकार किया है, वो अभी बताते हैं कि आदर्शवाद के अंदर पाठ्यक्रम में क्या पढ़ाया जाता था, क्या मूल्य बिंदु को समाहित किया जाता था, कैसे उसको आत्मीकरण किया जाता था, मूल्यांकन कैसे किया जाता था विद्यार्थियों का। तो ये आदर्शवाद के अंतर्गत मुख्यतः पाठ्यक्रम मूल्य आधारित होना चाहिए। आत्मानुभूति को शिक्षा का मूल उद्देश्य माना गया था आदर्शवाद के अंतर्गत। इसमें व्यक्तित्व उद्देश्य में ही सामाजिक उद्देश्य निहित माना गया था। तो इस धारणा में विश्वास करता था कि जो व्यक्तित्व उद्देश्य है वही सामाजिक उद्देश्य है। जो पर्सनल एम्स है वही सोशल एम्स में काउंट किए जाते थे, तो वो आदर्शवाद कहता था होता था। आदर्शवाद का मतलब ये होता था कि एक आदर्श नहीं था कि हमें जो हमारा मूल्य था पुराना जो प्लेटो के समय में हम लोग स्टडी करते हैं कि हमें सत्य का ही अनुभव करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, ये एक आदर्श था उस समय। तो वो आदर्श व्यक्तित्व भी था और सामाजिक भी था, दोनों तरफ से उस आदर्श को लिया जाता था। तो बच्चों को उस समय जो शिक्षा दी जाती थी, वो सत्य पर जोर दिया जाता था। अ, आदर्श जो भी होते थे कि माँ-बाप की सेवा करना है या शिक्षक को गुरु मानना है क्योंकि उन्हीं से ही संपूर्ण ज्ञान हमें प्रारित होता है। हमें सुबह उठ कर के नित्य पाठ का निराकरण करना चाहिए, उसका अवलोकन करना चाहिए। तो ये जो उस समय की शिक्षा थी कि उस समय शिक्षा जो होती थी वो घर से हट कर के होती थी। ज़्यादातर जो विद्यार्थी थे वो आश्रम यानी गुरु के आश्रम में ही अपनी शिक्षा को ग्रहण करते थे और वहीं शारीरिक आर्थिक क्रियाएँ भी उनकी हुआ करती थी। तो वो आदर्शवत का समय था। तो उस समय आदर्श का पाठ्यक्रम का जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि व्यक्तित्व उद्देश्य में ही सामाजिक उद्देश्य निहित है। आगे हम देखते हैं कि प्रकृतिवाद के अंदर पाठ्यक्रम किस प्रकार समाहित हो रहा है। तो प्रकृतिवाद नाम से ही अ, हो रहा है कि प्रकृति के द्वारा
किसी भी शिक्षा को ग्रहण करना, प्रकृति में रह करके करना, प्रकृति से सीख करके करना। एक इसमें उदाहरण याद आ रहा है कि अभी जस्ट हॉस्टल्स में बच्चे रहते हैं, तो उसमें जो कुछ बच्चे बदमाश होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बार-बार खिड़कियाँ तोड़ देते हैं। खिड़कियाँ तोड़ देते हैं तो वापस से जो वार्डन है वो खिड़कियाँ रिपेयर कराती है सर्दियों में। फिर भी बच्चे नहीं मानते और खिड़कियाँ तोड़ देते हैं। तो उसमें ये था कि बच्चों को सामाजिक दंड ना देते हुए, उनको मानसिक या शारीरिक दंड ना देते हुए प्रकृति के दंड से अ, मिलाया जाता था। तो एक समय ऐसा था कि वार्डन ने वो खिड़की में काँच लगाना छोड़ दिया। सर्दी के दिन थे, बर्फबारी हो रही थी, बहुत अधिक ठंड लग रही थी, तो उस रूम के जिस रूम में बच्चे बार-बार काँच तोड़ रहे थे, तो उस रूम के बच्चे को ठंड से कराह रहे थे और वार्डन को बोल रहे थे काँच लगा दीजिए। तो वार्डन ने कहा कि आपने जब काम की इज़्ज़त नहीं समझी, आपने ये देखा कि बार-बार तोड़ रहे हैं, तो आपको कैसा दंड दिया जाए? तो एक प्राकृतिक दंड है। तो प्राकृतिक दंड एक बार जब बच्चे ने भुगत लिया, उसके बाद जब काँच लगा उसके बाद वो काँच टूटा नहीं। तो उसे एक दंड मिला प्राकृतिक, जो कि एक मतलब एक आत्मीकरण कर लिया उसने दंड का, कि अगर मैं इस तरह से प्रकृति से छेड़छाड़ करूँगा या कुछ नुकसान करूँगा तो मुझे प्रकृति किस प्रकार दंड देगी। तो प्रकृतिवाद के अंदर ये एक दंडवाद का था कि कैसे बच्चों को पनिश किया जाता है, ये प्रकृतिवाद का नियम था। तो प्रकृतिवाद में पाठ्यक्रम को कैसे लेते हैं कि प्रकृतिवाद पाठ्यक्रम में शिक्षा के उद्देश्य आत्मरक्षा, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, सनातन का पालन-पोषण, सामाजिक व राजनीतिक संबंधों का निर्वाह, अवकाश को समय का सदुपयोग, इन उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम में खेलकूद, पर्यटन, प्रकृति निरीक्षण, विज्ञान, व्यायाम जैसे विशेष विषयों का समावेश किया गया है। यानी इस तरह के सब्जेक्ट उन्होंने रखे हैं, जैसे गेम्स से रिलेटेड है, प्रकृति से है, साइंस से रिलेटेड है और एक्सरसाइज या योगा से रिलेटेड विषयों को वो समाहित करता है। साथ में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो विषय रखे जाते हैं, कृषि विज्ञान है, आपका जीव विज्ञान है, तो वो भी इसमें रखा गया है। यानी पाठ्यक्रम उस समय इस प्रकार होते थे। और अवकाश का समय का सदुपयोग। अवकाश का समय का मतलब कि जो छुट्टी का समय था उसको कैसे सदुपयोग किया जा सकता था। आजकल हम लोग उसको एसयूपीडब्ल्यू या ओपन एयर सेशन के रूप में लेते हैं। बस ये प्रकृतिवाद का ही देन थी कि इसने पाठ्यक्रम में इन बातों को समाहित किया। उसके बाद है प्रयोजनवाद, यानी प्रयोजनवाद में पाठ्यक्रम कैसे लिया गया। प्रकृतिवाद से लेकर के अब प्लानिंग पर डिपेंड करने लग गया कि प्लानिंग के साथ काम को करना आवश्यक समझने लग गया कि पहले प्लानिंग किया जाए उसके बाद उसको काम को किया जाए। तो इसी वर्ड से लेकर आया है प्रयोजनवाद। तो प्रयोजनवाद पाठ्यक्रम में कौन सी विचारधाराओं को लेकर आया है कि ज्ञान की समग्रता में विश्वास करती है। प्रयोजनवाद ज्ञान की समग्रता में विश्वास करती है, ना कि उसकी सूक्ष्मता में। वो ज्ञान को विषयों में विभक्त नहीं करती है। शिक्षा अनुभव की स्वनी है, यानी अनुभव की पुनर्रचना में क्रिया व गति का महत्वपूर्ण स्थान है। क्रिया व गति के माध्यम से ही मानव अपनी आवश्यकता अनुसार सीखता है। यानी कि हम फोर्स नहीं कर सकते हैं बच्चों को कि आप ये पढ़िए, या हम उनको दंड नहीं दे सकते किसी भी प्रकार का कि आपको करना है। बच्चा स्वयं सीखता है, उसको स्वयं करना होता है, वो अपनी प्लानिंग करता है कि उसको कितना सीखना है। तो प्लानिंग के अनुसार जो बच्चा अगर साइकोलॉजिकल वे से सीखना चाहता है तो उसको उसी प्रकार से पढ़ाया जाता है कि बच्चों को पढ़े। जो बच्चा दंड से या जो बच्चा जिससे सीखना चाहता है उसको उसी से, यानी बच्चा स्वयं अधिगम करता होता है। उसको जो चीज़ सीखनी होती है वो स्वयं ले लेता है। उसको किसी भी शक्ति से हम उसको ज्ञान प्रदान या नहीं कर सकते। ज्ञान का हम लोग समग्रता से ले रहे हैं इस विषय में, ज्ञान को हम लोग बाँट नहीं सकते। मतलब विभक्त नहीं कर सकते। ज्ञान तो पूर्णतः ही लेना होगा बच्चों को, उसको विभक्त करके नहीं पढ़ाया जा सकता। ये थे प्रयोजनवाद के अनुसार पाठ्यक्रम का दुर्भाव। उसी प्रकार लास्ट आपका है यथार्थवादी व पाठ्यक्रम, यानी यथार्थवादी जो विचारधारा थी, वो पाठ्यक्रम में किन विषयों को समाहित करती थी। यानी यथार्थवादी विचारधारा यथार्थ अर्थात वास्तविक जगत में विश्वास करती है। इस विचारधारा का लक्ष्य बालक को भौतिक जगत को समझने व सीखने में सहयोग करता है। यानी यथार्थवादी वास्तव में क्या हो रहा है, इस समय वर्तमान में कौन से मूल्य समाहित हो रहे हैं, वर्तमान में कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं, वास्तविक जीवन से संबंधित जो भी विषय इसमें आते हैं, वो यथार्थवादी पाठ्यक्रम में रखा जाता है और वो भौतिक जगत को ही समझने और सीखने में सहयोग करता है। तो ये हमारा दार्शनिक आधार था पाठ्यक्रम को समझने के लिए कि पाठ्यक्रम का आधार क्या होना चाहिए, मतलब पाठ्यक्रम बनाए तो किस आधार पर बनाए। तो पहला जो था वो दार्शनिक आधार था। पाठ्यक्रम को बनाने में दार्शनिक आधार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसके बाद जो दूसरा बिंदु आता है वो ऐतिहासिक आधार, यानी अब इतिहास से क्या संबंधित वस्तु को रखा जाए जिससे पाठ्यक्रम
संपूर्ण हो। तो इतिहास भूतकालीन घटनाओं का एक व्यवस्थित व महत्वपूर्ण स्रोत होता है। जो पुराने घटित हो चुके घटनाएं जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, कि जो हम सिविक्स में पढ़ते हैं कि किस प्रकार अमेंडमेंट्स होते हैं, संशोधन होते हैं, तो उसी को आधार मान के, उन्हीं को ही मुख्य स्रोत मान के वो रखता है। इतिहास में भूतकालीन घटनाओं, तिथियों, अनुभवों व परिस्थितियों का उल्लेख होता है। इसके आधार पर नए निर्माण व अनुभव को क्रियान्वयन करने में पूर्व में की गई मूल्यों की आवर्ती से बचा जा सकता है। यानी पुराने जो मूल्य थे, उस मूल्य में अब क्या गलत रह गया था कि जिससे कि वो घटना घटित हुई, तो उससे बचने के लिए अब वर्तमान में हम उसमें क्या सुधार कर सकते हैं, तो हमें ये पुरानी घटनाओं से ही घटित लेकर के करना होगा। हमें नहीं मालूम कि पुराने समय में सिक्का कौन-सा चलता था, बाबर का। जब तक हम उसको कोरेद के नहान देख लें, तो हमें पता चलेगा कि किस प्रकार सिक्के में तांबे से लेकर के चांदी, चांदी से लेके सोना, सोने से लेकर के विक्रय पत्र से लेके कागज़ी तक ये चेंजेस हुए हैं। तो ये चेंजेस को लेते हुए आगे हम, यानी पूर्व काल में जो चेंजेस हुए थे, उसको आगे लेते हुए बेनिफिट के साथ उसको हम भौतिक जगत में समझाने का प्रयास करते हैं। तो ऐतिहासिक आधार होना बहुत आवश्यक है, जो बच्चों को अपने पूर्व काल, यानी पूर्व काल में घटित होने वाली समस्त घटनाओं को प्रेरित करके आगे की ओर प्रस्थान करवाता है। तीसरा इसका पॉइंट है समाज शास्त्रीय आधार। पाठ्यक्रम निर्माण में समाज की संरचना की अहम भूमिका रहती है। यानी बिना समाज के तो पाठ्यक्रम का कोई आधार यानी नींव नहीं है। उसकी जान ही समाज शास्त्रीय आधार है। समाज बहुत जरूरी है जहाँ पर पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन होता है। तो पाठ्यक्रम निर्माण में समाज की संरचना की अहम भूमिका होती है कि समाज की संरचना कैसी है। समाज की संरचना में जैसे सांस्कृतिक है, धार्मिक है, राजनीतिक है, सामाजिक, आर्थिक स्तर का प्रभाव भी पड़ता है। समाज में आज महिला चार दीवारी से बाहर निकल कर व्यवसायिक जगत में प्रवेश कर चुकी है, जिससे गृह विज्ञान महिलाओं के लिए ही है, अतः सिद्ध हो गया है। इसी प्रकार धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों को भी पाठ्यक्रम में आधार कहा जा सकता है, यानी इनको रखना आवश्यक है। चौथा हमारा इसका पॉइंट है मनोवैज्ञानिक आधार। दर्शन व समाजशास्त्र के माध्यम से ये निर्धारित किया जाता है कि बालक को किन विषयों का ज्ञान करवाया जाए, वो कौन सी क्रियाएं का प्रशिक्षण दिया जाए, किंतु सूचना व ज्ञान बालक को किस स्तर पर उपलब्ध करवाए जाए, वो कौन सी क्रियाओं का प्रशिक्षण दिया जाए, किंतु सूचना व ज्ञान बालक को किस प्रकार उपलब्ध कराती है, उसकी इसकी मानसिक, उसकी शारीरिक, उसकी बौद्धिक क्षमताओं, रुचियों या अभिवृत्तियों, अभिक्षमताओं का पता लगाने में मनोविज्ञानिक आधार सबसे बड़ा हथियार है। तो मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण के बाद ही पता चलता है कि कौन सा बालक किस स्तर का है, या वो मूढ़ बुद्धि है, जड़ बुद्धि है, या प्रतिभावान छात्र है। तो बच्चों के लेयर के आधार पर ही उनको डिवाइड किया जाता था। जैसे पहले मार्क्स में होता है कि 10th स्टैंडर्ड या में जब बच्चा पास होके आगे जाता है, तो उसको डिविडेशन मिलता है अपने अगले 11वीं क्लास में जाने का। तो जो बच्चा बहुत हाईली अच्छे परसेंटेज लाता है, यानी वो प्रतिभावान है, उसको विज्ञान यानी साइंस दिया जाता है, फिर दूसरे को कॉमर्स, फिर लास्ट परसेंटेज वाले को आर्ट्स। तो इस तरह डिविडेशंस हुआ करते थे। परंतु आजकल बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह आने लग गए हैं, जो बच्चे पर अप्लाई करके उन पर उनके मानसिक स्तर के अनुसार उनको ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसके बाद आता है वैज्ञानिक आधार। वर्तमान युग विज्ञान का युग है। विज्ञान के इस युग में कोई कार्य व्यवस्थित, खोजपूर्ण व तर्क संभव होने पर ही सर्वमान्य हो सकता है। तथ्यों व नियमों का विकास करने के लिए विज्ञान में प्रयोग, परीक्षण आदि का नवीन विधियां भी हैं, जिससे बालक में विषय वस्तु के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो सके। साइंस यानी वो टेस्ट के अप्लाई के थ्रू, नए नए टेक्नोलॉजीज के अप्लाई के थ्रू, वो नए नए केमिकल्स को देखता है, और कौन कौन सा सब्जेक्ट यानी विषय उसमें से उतर के बाहर आता है, उसकी सब टाइटल को हम लोग सब टाइटल्स के नाम से बोलते हैं। तो बच्चा उसके आधार पर ही भी पाठ्यक्रम को देखता है, और वैज्ञानिक आधार भी पाठ्यक्रम के निर्माण में सबसे अहम भूमिका अदा करती है वर्तमान समय में। हमारा नेक्स्ट है जैसे तकनीकी आधार। आज के समाज को सूचना समाज कहा जाता है, यानी जो भी न्यूज़ है आजकल बहुत जल्दी संचार हो जाती है इधर से उधर। हमें देश में होने वाले या विदेश में होने वाले समस्त गतिविधियों की जानकारी हमें सूचना से प्राप्त होती है। तो आज के समाज को सूचना समाज कहा जाता है। समाज का हर नागरिक विश्व सूचना तक पहुंच सकता है। पाठ्यक्रम का निर्माण तकनीक के आधार पर किया जाए, जिससे इधर-उधर फैली तमाम सूचनाओं को विभिन्न माध्यमों व इंटरनेट व बुलेटिन बोर्ड व चर्चा कक्ष की
माध्यम से ग्रहण कर सकने की योग्यता का विकास किया जा सकता है। इसमें भी बेस्ट आपका उदाहरण है कि अभी आपको जो ये ज्ञान दिया जा रहा है वो लूम के थ्रू दिया जा रहा है या जूम के थ्रू या आपकी गूगल क्लासेस हो रही हैं इस समय में। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है अपने विषय को एक दूसरे से दूसरे जगत में हस्तांतरित करने का, मार्गांतरीकरण करवाने का। नेक्स्ट है आर्थिक आधार। पाठ्यक्रम का बड़ा आर्थिक आधार आर्थिक भी है। जैसे विकसित राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से संपन्न होने के कारण तकनीकी व प्रौद्योगिकी का प्रयोग व्यापक रूप से शिक्षा में कर पाने में समर्थ होते हैं, जबकि विकासशील व अविकसित राष्ट्र धन के अभाव में सामान्य शिक्षा की व्यवस्था कर पाने में असमर्थ होते हैं। यानी आजकल जो विकसित देश है उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, तो वो कहीं भी बैठे हुए बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा दे सकते हैं। परंतु जो विकसित देश हैं जिनके पास धन की कमी है, विकासशील देश हैं या अविकसित देश हैं, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो अपने ज्ञान को दूर तक नहीं फैला सकते हैं, वो सीमित क्षेत्र तक ही रह जाते हैं। तो ये भी एक आधार देखा गया है। संशैक्षिक आधार यानी सहशैक्षिक आधार। पाठ्यक्रम का आधार सहशैक्षिक होना चाहिए, क्योंकि शिक्षण विधि, तकनीकी विधाओं का समावेश करने का पाठ्यक्रम मार्किंग होगी, तभी विषय उसका शिक्षण प्रक्रिया में उपयोग कर सकेगा। और लास्ट इसका आधार है समसामयिक आधार। नागरिक शास्त्र पाठ्यक्रम का आधार समसामयिक होने का अधिक महत्वपूर्ण होता है। सामयिक मामलों का शिक्षण विषय को रोचक व सजीव बनाता है। इस प्रकार के विषय बालकों बोध, अवलोचात्मक, समीक्षात्मक दृष्टिकोण, अभिव्यक्ति करने की क्षमता विकसित होती है। यानी को रिलेट करने में अपने विषय को ये आसानी से बना सकते हैं। और सबसे लास्ट में जो हम लोग में आधार मिलेंगे वो है राजनीतिक व सांस्कृतिक आधार। किसी भी देश की शिक्षा का स्वरूप उस देश की राजनीतिक व्यवस्था पर निर्भर होता है। शासन व्यवस्था जैसी होगी, शिक्षण का स्वरूप सही होगा। उदाहरण स्वरूप लोकतंत्र शासन प्रणाली में शिक्षा व पाठ्यक्रम का आधार व्यापक होता है, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का एक एक किसी राजनीतिक वेग से असर नहीं होता पाठ्यक्रम में। फिर भी राजनीतिक और सांस्कृतिक का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है पाठ्यक्रम निर्माण करने में। तो हमने अभी तक ये देखा कि पाठ्यक्रम क्या था, कैसे उसके नियोजन होता था, कैसे डिफरेंस है सिलेबस में, और फिर पाठ्यक्रम का जो आधार है वो कैसा होना चाहिए। यानी पाठ्यक्रम बनाते समय हमें किन किन आधारों को बेस लेना चाहिए कि कैसा बेस हो पाठ्यक्रम बनाने में, तो इसके बारे में हमने अभी चर्चा की। हम अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में बताना चाहेंगे, इसमें कंटिन्यू करते हुए, कि नागरिक शास्त्र पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, यानी कौन कौन से सिद्धांत जो नागरिक शास्त्र के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं, कौन कौन से पाठ्यक्रम में सिद्धांत समाहित होते हैं, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।